नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी एवं झारखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक हैं जे.एस. मिल, वैगनर, माल्थस, मसग्रेव। तो द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर मसग्रेव हैं। डी सही होगा। 2 नंबर, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी थी? ए. कॉल्डार, बी. हिक्स, सी. मार्शल, डी. रॉबिन्सन। तो सामाजिक लेखांकन की अवधारणा प्रोफेसर हिक्स ने दी थी। 2 का बी सही है। 3, राष्ट्रीय आय है, क्या है? राष्ट्रीय आय प्रवाह चर है, अनुपात चर है, स्टॉक चर है, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह चर है। प्रवाह चर समय की एक निश्चित अवधि में मापी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? प्रवाह चर कहते हैं। प्रवाह चर में क्या क्या शामिल है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, पूंजी पर ब्याज, निवेश, उत्पादन एवं उपभोग को किसमें इस प्रवाह चर में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय निम्न में से है, किससे? तो खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से है। तो सी उपभोग, इन्वेस्टमेंट, सरकारी व्यय, और क्या होगा? एक्स क्या होगा? निर्यात जुड़ जाएगा और आयात घट जाएगा। तो इस प्रकार से 4 का आंसर ए हो जाएगा। 5, एक अपवाद वाला मांग वक्र है जिसकी ढाल दाईं ओर उठती हुई होती है, दाईं ओर उठती हुई होती है, दाईं ओर उठती हुई होती है, बाईं ओर उठती हुई होती है, सच के क्षैतिज होती है। तो अपवाद वाला मांग वक्र, साधारण मांग वक्र का आकार x 0y बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है और यह ऋणात्मक ढाल का होता है। और अगर अपवाद स्वरूप मांग वक्र की बात की जाए तो बाएं से दाएं की ओर ऊपर उठती हुई धनात्मक ढाल का होता है। तो दाएं से उठती हुई होती है, दाएं की ओर उठती हुई अर्थात बाएं से दाएं की ओर उठती हुई धनात्मक ढाल का होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 5 का बी सही हो जाएगा। 6, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 1, 4, 10, कोई नहीं। तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है मांग की 5 लोचें? देख लेते हैं। पहली है बेलोच मांग। बेलोच मांग में क्या होता है? जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? बेलोच मांग कहते हैं। बेलोच मांग की मूल्य लोच कैसी होती है? इकाई से कम होती है, मूल्य लोच इकाई से कम होती है। अगले कौन सी मांग है? लोचदार मांग। लोचदार मांग किसे कहते हैं? हाँ, मूल्य की इकाई लोच अधिक होती है इकाई से, और जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? लोचदार मांग कहते हैं। और यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक होती है और बेलोचदार में इकाई से कम होती है। और क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो उसे क्या कहेंगे? बेलोचदार मांग, और अधिक होता है तो लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ विलासिता की वस्तुएं ऐसी होती हैं, लोचदार होती हैं, और अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। अगला है तीसरा, समलोच मांग किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन के क्या होता है? समान होता है तो ऐसी मांग को समलोचदार मांग कहते हैं। और
आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? समलोच होती है, इकाई लोच होती है। अगला, पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होता है? मांग की मात्रा घटने से कीमत स्थिर रहती है, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मांग की मात्रा चाहे बढ़े या घटे, लेकिन कीमत क्या होगी? स्थिर होगी। और यहाँ पर मांग की लोच अनंत होती है, ई बराबर अनंत होती है। देखो, कीमत स्थिर है और मांग x1 x2 है, E1 E2 है। तो कीमत के स्थिर रहने पर मांग की मात्रा चाहे घटे या बढ़े, कीमत क्या होती है? स्थिर रहती है। और पूर्णतः लोचदार मांग में अंतरिक्ष या पर्यटन की सेवाओं को शामिल किया जाता है। अगला है पूर्णतः बेलोचदार मांग। किसे कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग? कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कीमत चाहे बढ़े या घटे, मांग क्या होगी? स्थिर रहेगी। ये डी वक्र जो है मांग वक्र है। कीमत P1 थी, बढ़ के P2 हो गई, तब भी मांग क्या है? वही है, OD1 है या OD है। तो इस प्रकार की या पूर्णतः बेलोचदार मांग में कौन सी वस्तुएं? पूर्णतः बेलोचदार मांग में अति आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक और दवाई को शामिल किया जाता है। और यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो इस प्रकार से मांग की लोच के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं और ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ डी सही हो जाएगा। ऋण योग्य, अगला क्वेश्चन क्या है? ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर विक्सल ने किया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है? रुचियां, प्रौद्योगिकी, साधनों की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। 8 का डी हो जाएगा। 9, लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी पर श्रम की पूर्ति होती है। पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, लोचदार, बेलोचदार। तो लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी पर श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। 9 का बी सही हो जाएगा। 10, लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? 2, 4, 5, 3। तो लेविस का कृषि प्रारूप 2 क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं? कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में श्रमाधिक्य जो है लेविस उद्योगों की ओर स्थानांतरित करने की बात करते हैं। अगला 11 नंबर, अर्थशास्त्र में यक्ष कुशलता की धारणा किसने दी? लेवेंस्टीन, सैमुअल्सन, हर्समैन, लियोनटिफ। तो अर्थशास्त्र में यक्ष कुशलता की धारणा प्रोफेसर लेवेंस्टीन ने दी थी। क्या है यक्ष कुशलता? दी हुई तकनीक के साथ दी हुई लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है? यक्ष कुशलता कहलाता है। या दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना यक्ष कुशलता कहलाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं, अर्थात तकनीक के प्रयोग से अधिक लाभ प्राप्त करने की कुशलता को क्या कहते हैं? यक्ष कुशलता कहते हैं। एक वाई कुशलता है। वाई कुशलता वह कुशलता है जो बाजार अवसरों से अधिक लाभ दे, उसे क्या कहते हैं? वाई कुशलता कहते हैं। तो इस प्रकार से यक्ष कुशलता की विचारधारा सर्वप्रथम किसने दी थी? लेवेंस्टीन। ए सही हो जाएगा 11 का। 12, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में क्या क्या सम्मिलित? अधिसंरचना से या अवसंरचना से तात्पर्य है जो उत्पादन में अपना सहयोग करें। तो ऊर्जा है, बैंक है, यातायात है। तो उपयुक्त सभी को अधिसंरचना में अवसंरचना में शामिल किया जाता है। अगला 13 नंबर, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है भारत में, न्यूयॉर्क में, मनीला में, दुबई में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इसकी स्थापना एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। 1967 से एशियन विकास बैंक ने कार्य करना चालू किया था और एशियन विकास बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं विकास को तेज करना है। तो इस प्रकार से 11 का आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया रिकार्डो ने, मार्शल ने, वाइनर ने, कोई नहीं। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कौशल ने किया था। इसमें कोई नहीं है, डी सही होगा।
अगला 15 नंबर, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है लागत में समान अंतर, वस्तुओं का अभाव, सापेक्षिक लागत में अंतर, निर्यात की आवश्यकता। तो दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण सापेक्षिक लागत में अंतर है। 15 का सी सही होगा। 16, मुद्रास्फीति का कारण है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, निवेश में कमी, मुद्रा की मात्रा में कमी, बैंक दर में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि है। मुद्रा की मात्रा अगर लोगों के पास ज़्यादा होगी तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उच्च शक्ति मुद्रा का सूत्र क्या है? तो उच्च शक्ति मुद्रा H बराबर C+RR प्लस ER होता है। तो ऐसा किसमें है? C+RR प्लस ER। बी में है, बी सही होगा। बिक्री कर है, बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर के अलावा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सेवा कर, इन सबको किस में शामिल किया जाता है? और इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर, इन सबको किस में शामिल किया जाता है? अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। अगला लैफर वक्र का संबंध है ए बढ़ी कर दरों और बढ़ी आय से, कम कर दरों और कम आय से। अगला कम कर दर और बढ़ी आय से, बढ़ी कर दरों और कम आय से। तो लैफर वक्र का संबंध कम कर दरों और बढ़ी आय से है। कर की दर और आय के मध्य संबंध बताने वाले वक्र को लैफर वक्र कहते हैं, जो क्या बताता है? जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है, एक समय ऐसा आता है कि कर से मिलने वाला राजस्व बढ़ता है और उसके पश्चात क्या होता है? घटने लगता है। तो कर की दर और बढ़ी हुई आय के मध्य जो संबंध प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? लैफर वक्र कहते हैं। इस अगला क्वेश्चन 20 नंबर, स्थायी आय परिकल्पना संबंधित है फ्रीडमैन, किन्स, टोबिन, मार्शल। तो स्थायी आय परिकल्पना प्रोफेसर फ्रीडमैन से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मॉडल बेस्ट परक है? तो K बराबर 1/1 - MPC ये समष्टि मॉडल है। Y बराबर C+I+G ये भी समष्टि मॉडल है। P बराबर ये इरविन फिशर का सूत्र है, ये भी समष्टि मॉडल है। D बराबर फंक्शन ऑफ PX, तो ये मांग कीमत का फलन है, तो ये बेस्ट परक मॉडल है। तो इसमें 21 में B सही होगा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? MPC बराबर MPC प्लस MPS 1 के बराबर होता है। MPC प्लस MPS 1 के बराबर होता है, ए सही हो जाएगा। 22 का ए सही हो जाएगा। 23, निम्न चित्र में प्रदर्शित है, निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांग का विस्तार, मांग में संकुचन। तो यह चित्र मांग में विस्तार को प्रदर्शित कर रहा है। 23 सी सही होगा। 24, व्यापार चक्रों में कौन सा फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्षता संबंधित है? ए गुणोत्तरक व्यापार चक्र सिद्धांत, बी अतिनिवेश व्यापार चक्र सिद्धांत, सी वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत, डी राजनीतिक व्यापार चक्र सिद्धांत। तो राजनीतिक व्यापार चक्र सिद्धांत जो है फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्षता संबंधित है। अगला A.W. फिलिप्स का संबंध है किस देश से? न्यूजीलैंड से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो A.W. फिलिप्स जो है न्यूजीलैंड के निवासी थे। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया।